ये पहला ऐसा युद्ध था जिसे आकाश, धरती और समुद्र तीनों ही जगह पर लड़ा गया। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें कि लगभग दुनिया की 3% जनसंख्या खत्म हो चुकी थी, यानी कि लगभग 60 मिलियन लोग मारे गए थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्लोबलाइजेशन का क्या स्तर था इस पूरी दुनिया में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस बने जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एक बार फिर से इस दुनिया में आने लगा। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। सबसे पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में और चलता है 1945 तक। इस वॉर में भी दो गुट थे। पहला ग्रुप जो था वो एक्सिस पावर का था, जिसको कि हिंदी में हम धुरी शक्तियां कह सकते हैं। इसमें जर्मनी, जापान और इटली था। दूसरा जो ग्रुप था वो था एलाइज पावर का, यानी कि मित्र राष्ट्र का। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए था। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसे आकाश, धरती और समुद्र तीनों ही जगह पर लड़ा गया। ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें कि लगभग दुनिया की 3% जनसंख्या खत्म हो चुकी थी, यानी कि लगभग 60 मिलियन लोग मारे गए थे। अब 60 मिलियन मारे गए हैं, सोचिए घायल कितने हुए होंगे। इस युद्ध की वजह से ही अमेरिका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री के मामले में एक मजबूत देश के रूप में उभरा। साथ ही सोवियत यूनियन भी बहुत स्ट्रांग पावर के रूप में उभरा इस दौरान, क्योंकि 1929 में जब लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उस टाइम सोवियत यूनियन के लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल करके सोवियत यूनियन को एक ग्रो करता हुआ देश, यानी कि एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये तो हमने थोड़ा सा जाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब जानते हैं कि आपने जैसे देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इन सब से लोगों ने क्या सीखा? इन सब से अर्थशास्त्रियों ने और राजनीति के जो बहुत ज्यादा विज्ञाता थे, उन्होंने दो लेसन सीखे। सबसे पहला लेसन उन्होंने सीखा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती कैसे? ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती जब लोगों का कंजप्शन या उपभोग जो है वो स्थिर रहता। कंजप्शन कब स्थिर रहता? जब उनकी इनकम जो है वो ऊपर नीचे नहीं होती। उनकी इनकम कब ऊपर नीचे नहीं होती? जब कीमतें ऊपर नीचे नहीं होती, यानी कीमतें ना ज्यादा बढ़ती ना ज्यादा घटती। अब क्या इन कीमतों को कंट्रोल करना मार्केट के बस की बात है? नहीं, क्योंकि मार्केट की वजह से ही ये कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं। तो यहां पर रोल आता है गवर्नमेंट का, यानी कि इन अर्थशास्त्रियों ने, राजनीति के विज्ञाताओं ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरवेंशन करके प्राइसेस को स्टेबल करना होगा, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये पहला लेसन सीखा। और दूसरा लेसन विश्व ने ये सीखा कि पूर्ण रोजगार होना चाहिए, यानी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो लेबर का, उसके बाद पूंजी का, और जितनी भी चीजें संबंधित हैं वस्तुओं और सेवाओं के आवाजाही से। और इस बात पर सहमति बनती है उनकी यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में, जो कि जुलाई 1944 में की जाती है न्यू हैम्पशायर में स्थित ब्रेटन वुड्स शहर में, जो कि यूएसए में है। अब यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट्स की स्थापना होती है। पहला था आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि जो भी विभिन्न देश हैं उनके बीच में जो व्यापार होता है, उसमें जो भी घाटा या नुकसान हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। तो इसके लिए बनाया गया आईएमएफ। दूसरा जो बनाया गया वो बनाया गया आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको इसलिए बनाया गया ताकि युद्ध जो इतना हुआ है उसके बाद जो तबाही आई है उसको रिकवर करने के लिए जो पैसे का अरेंजमेंट है वो यहां से किया जा सके। तो इस तरह से ये दोनों इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है और उसकी संतानें भी कहा जाता है। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की स्थापना भले ही 1944 में हुई थी, बट इन्होंने काम करना शुरू किया 1947 से। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में अमेरिका को वीटो पावर मिली हुई थी। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अमेरिका चाहे तो किसी भी फैसले पर विरोध जताकर उसको खारिज करवा सकता है। यानी कि अगर अमेरिका ने कहा आम को आम तो आम, और अगर अमेरिका ने कहा आम को इमली तो इमली, तो ये होता है वीटो पावर। अब ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो थी वो करती क्या थी? इनका मेन काम तो हमने देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी ये एक काम करती थी जो था विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखना। जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो रुपए और डॉलर, जो $1 है वो 74 रुपीस के बराबर है। तो वो फिक्स कर देते थे इस रेट को कि ये रेट ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जिससे कि विश्व में स्थिरता बनी रहती थी। और हमने देखा था इनको बनाया ही स्थिरता रखने के लिए या बनाए रखने के लिए किया गया था। तो ये तो था कि कुछ इंस्टीट्यूशन की स्थापना कैसे हुई और उनका क्या पर्पस था।
अब देखते हैं क्या इन इंस्टीट्यूशन ने अपना पर्पस पूरा किया गया, यानी ये जो इतना तामझाम किया गया IMF, IBRD, ब्रिटेन वुड्स, तो इसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? इसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ, यानी फायदा दिखने लगा। 1950 से लेकर 1970 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड था वो 8% ग्रो कर गया और लोग की इनकम भी 5% ग्रो हो गई। और जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी वहां पर ज्यादातर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5% से भी नीचे रहा। इस दौरान बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गई और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इसमें जी तोड़ मेहनत करती रही ताकि कि हम इसमें शामिल हो सकें, और इसके लिए वहां से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया। तो ये देखा हमने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और वो किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए जो भी पढ़ा है हमने उसको शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब होता है? 1939 में, और कब तक खत्म होता है? 1945 तक। इसमें एक्सिस पावर था जिसमें कि नाजी जर्मनी थे और जापान और इटली थे एक साइड, दूसरी साइड था एलिस पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए थे। अब ये तीनों ही डायमेंशन में लड़ा गया, यानी आकाश पाताल धरती, पाताल नहीं, धरती समुद्र, हर जगह। जिसमें हमने देखा कि 3% लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी कि 60 मिलियन लोग जो है वो मर गए और न जाने कितने ही इंजर्ड हो गए। फिर इसमें हमने देखा कि दो सुपर पावर उभर कर आती है, एक तो यूएसए, दूसरा सोवियत यूनियन। फिर हमने देखा कि इसमें इसको सुधारने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, जिसमें हमने दो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखा। ध्यान रखिएगा 1944 में वो दोनों इंस्टीट्यूट्स बने थे और 1947 से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था। पहला इंस्टीट्यूट था IMF, जो कि क्या करता, विभिन्न देशों के बीच जो भी ट्रेड हुआ है उसमें जो भी घाटा या लाभ हुआ है उसको मैनेज करता। दूसरा था IBRD, वो क्या करता, पैसे अरेंज करता जिससे कि विश्व युद्ध में जो भी तबाही मची है उसको रिकवर किया जा सके। फिर हमने देखा कि इन सब की वजह से क्या थोड़े बहुत फायदे हुए। यस, शुरुआती दौर में नो डाउट कुछ फायदे यहाँ पर दिखे, जैसे 8% ट्रेड जो है वो ग्रो हो गया 50 से 70 के बीच में, 5% ग्रो हुआ इनकम, उसके बाद 5% से भी कम रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कहां पर? जो कंट्रीज जो है अच्छे से डेवलप कर रही थी, यानी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। फिर हमने देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वहां से भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट आया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से डीकोलोनाइजेशन होता है, यानी बहुत सारे देश स्वतंत्र हो जाते हैं, और फिर देखेंगे कि ब्रिटेन वुड्स को समाप्त करके और नई तरह की वैश्वीकरण की शुरुआत किस तरह से होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मौज करिए। जय हिंद।